देखिए थोड़ा बहुत समय और एडजस्ट करना पड़ेगा भाई ताकि टीपीए भी 1 घंटा चले। तो उसका उपाय है कि 8:15 बजे से चूंकि क्लास शुरू हो रहा है, तो कम से कम 9:15 बजे तक आपका टीपीए चला जाए। फिर 15 मिनट का कम से कम ब्रेक भी रहना है। तो फिर 9:30 बजे से आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला जाए। तो कल से थोड़ा 15 मिनट आगे पीछे होगा क्लास, ताकि भाई टीपीए भी कठिन है। इसका जो लैंग्वेज है वह निगेटिव है। और टीपीए जब आपका चलता है तो बिना उदाहरण के नहीं चलता। तो आइए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाई आपका पढ़ाया जा रहा था, उसमें हमने अभी आपका आर्टिकल 8 तक पढ़ाया था। इसके बाद जो आपको पढ़ना है मुख्य रूप से आपका, कह सकते हैं कि 6 अंग पढ़ने हैं अब। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सामान्य बातें हैं वो समाप्त हो गई, आपका सदस्य इत्यादि। और इधर से निश्चित तौर पे आपका 2 या 3 क्वेश्चन बनेगा, अब तक जितना बताया गया है। अब आपका आज हम मैंने लिखवाया जाएगा अभी 1-2 दिन बाद, तो लेक्चर 1-2 दिन हो जाए तब, ताकि एक ही दिन 1 घंटा लिखवा दिया जाए। आपका उसको लिखवाया जाए, जब जो पढ़ाया गया है उसको 1-2 बार लिखवाया जाएगा। अब आपका जो 6 अंग हैं मुख्य अंग, पहले उनको पढ़ना है। और 6 अंगों में आपका माने पहले हम जनरल असेंबली शुरू करते हैं, महासभा या आम सभा या सामान्य सभा। कहीं कहीं आम सभा दे दिया है, कभी काल महासभा, कभी काल सामान्य सभा। घबराना नहीं है, चाहे आम सभा दे, महासभा दे या साधारण सभा दे, और इंग्लिश में देगा जनरल असेंबली। तो आपका, और इसके बाद आपका 2-3 जो छोटे छोटे अंग हैं, जैसे सचिवालय हो गया, न्यास्ता परिषद हो गई, और आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आपका इसके बाद पढ़ाया जाएगा। और तब आपका सुरक्षा परिषद और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्योंकि इधर आपका कम से कम 2-3 दिन में 4 अंग इसके हम क्या कर दें, समाप्त। दो बड़े बड़े जो पार्ट होंगे वो लास्ट में पढ़ाएंगे। उसके बाद 1-2 और चैप्टर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन समाप्त हो जाता है। तो प्रयास यही हमें करना है कि भाई 20 सितंबर तक हर हाल में 15 से 20 के बीच में इसे समाप्त किया जाए। आपका नहीं होगा तो एक दिन किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया जाएगा लास्ट में, ताकि भाई, क्योंकि यूपीजे और एपीओ दोनों की वैकेंसी आने वाली है। मैं बता दूं आज की जो सूचना है, आयोग थोड़ा एक्टिव हुआ है, जो आज की सूचना है। और यूपीजे भी जल्दी आ जाएगी और एपीओ भी आएगी। आयोग मैंने सक्रिय है, तो हो सकता है कि भाई अगले माह तक आ जाए वैकेंसी। तो हम लोगों को प्रयास ये करना है कि अगले माह तक कुछ सिलेबस क्या करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर निपटा देना है हर हाल में। देखिए आपका महासभा, जब भी महासभा शुरू करिए, क्वेश्चन आपका मुख्य रूप से मिलने चाहिए। महासभा जब भी शुरू करिए तो आपका सबसे पहले आर्टिकल हम 7 बताएंगे। आर्टिकल 7 के बाद जो हम बताएंगे, पहले एरिया कवर कर लिया जाए। आर्टिकल 7 के बाद अध्याय या आपका चैप्टर 4 बताएंगे। चैप्टर 4 में जनरल असेंबली यानी कि महासभा के बारे में प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल भी याद रखना है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, ये भी पूछा गया है कि महासभा के बारे में प्रावधान यूएनओ चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में प्रावधान है। तो आपका क्या जवाब रहेगा, आर्टिकल 9 से लेकर कहाँ तक, 22 तक। चैप्टर भी अब याद रखिए, चैप्टर नंबर कौन है, 4। अब सभी चैप्टर हम फिर एक बार बता रहे हैं। चैप्टर 1 में आपका अनुच्छेद 1 से 2 तक था। पिछली बार पूछा गया था, क्या दिया है, प्रयोजन और सिद्धांत
यानी कि पर्पज और प्रिंसिपल। अध्याय 2 में आपका अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक था, मेंबरशिप के बारे में था। फिर आर्टिकल याद रखिए एक बार, अनुच्छेद 3 में मूल मेंबर, अनुच्छेद 4 में नए मेंबर, अनुच्छेद 5 में सस्पेंड करना, 6 में निष्कासित करना। बस कम से कम इतना तो याद रखिए। और आपका ये कैसे होगा, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कि कौन करेगी, महासभा। ये लगातार कल बताया गया था भाई। अगला देखिए, अध्याय 3 में हमने पार्ट या अंग बताया था, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 7 से लेकर 8 तक। और अध्याय 4 में हम अध्याय 4 में हम क्या शुरू कर रहे हैं, जनरल असेंबली। आर्टिकल भी याद रखिए कहाँ से कहाँ तक। अब रटना शुरू करिए आज से, क्योंकि अब थोड़ा प्रेशर क्रिएट करिए तभी रट पाएंगे। 9 से लेकर कहाँ तक, 22। सबसे पहले आपका आर्टिकल 7 देखा जाता है पढ़ते समय। अनुच्छेद 7 यूएनओ के अंगों के बारे में बताता है, और ये बताता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होंगे वह 2 अंग होंगे। एक आपका होगा मेन पार्ट यानी कि मुख्य अंग या प्रमुख अंग होगा, और दूसरा जो इस चार्टर के तहत अंग सृजित किए जाएंगे उन्हें सेकेंडरी या सहायक या गौण या द्वितीयक अंग कहा जाएगा, द्वितीयक भी कहते हैं। तो कल बताया गया था अनुच्छेद 7 में कि मुख्य अंग कितने हैं, आपका 6 हैं, और 6 का नाम भी कल हमने क्या किया था, बताया था। उन मुख्य अंगों में जो 6 पार्ट हैं, 6 अंग हैं, या उसमें से हम एक अंग के बारे में शुरू कर रहे हैं, महासभा या जनरल असेंबली। जहाँ तक महासभा की बात है, कौन किसका उत्तराधिकारी है, अभी टीपीए में पढ़ाया भी गया था उत्तराधिकारी या सक्सेशन के बारे में। तो कौन किसका उत्तराधिकारी है, पहले तो ये देखना है। तो महासभा किसकी उत्तराधिकारी है, तो आइए इसके लिए अभी सामान्य बातें बताई जा रहे हैं, आर्टिकल इसके बाद शुरू किया जाएगा। महासभा किसकी उत्तराधिकारी है, तो आपका जवाब रहेगा सभा की उत्तराधिकारी। महासभा किसका उत्तराधिकारी है, सभा या असेंबली की उत्तराधिकारी है। फिर आपका समझना है कि सभा का गठन कब हुआ था, तो जो राष्ट्र संघ बना था इसके पहले 1920 ईस्वी में, यानी कि 1920 ईस्वी में जो लीग ऑफ नेशंस अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, उसमें सभा या असेंबली का प्रावधान था। अब बताइए, आपको बताया भी गया है कि राष्ट्र संघ के तहत यानी लीग ऑफ नेशंस के तहत, यानी कि राष्ट्र संघ के तहत जो असेंबली नाम था, महासभा नहीं असेंबली, जो असेंबली थी, आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि एक देश अधिकतम कितना प्रतिनिधि भेज सकता था, 3। कितना, और टोटल देश कितने थे राष्ट्र संघ में, 62। और अंत में जाते जाते कई देश छोड़ दिए तो कितने बचे थे, 32। ये बताया गया, लिखवाया भी गया है। अब जब 1945 में यूएनओ का गठन हुआ तो इस सभा का नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया, महासभा या आम सभा या सामान्य सभा। महासभा के बारे में आपका ध्यान रखना है कि अब इसमें एक देश कितना प्रतिनिधि अधिकतम भेज सकता है, 5। ये जरूर याद रखिए भाई, महासभा में एक देश कितना अधिकतम प्रतिनिधि भेज सकता है, तो आपका 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। लेकिन मत कितना लोग देंगे, वोट कितना देंगे, 1। आइए महासभा के बारे में पहले सामान्य बातें देखी जाए, और यहाँ से सामान्य बातों से भी कई बार
यूपीजे में क्वेश्चन बना है। सामान्य बात यह है, पहला, कि महासभा राष्ट्र संघ के तहत गठित सभा या असेंबली की उत्तराधिकारी है। तो कौन किसका उत्तराधिकारी है, कम से कम 3-4 पॉइंट तो याद ही रखना पड़ेगा, यानी कि 3-4 पॉइंट आपका याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि उच्चतम न्यायालय अर्थात भारत का सुप्रीम कोर्ट किसका उत्तराधिकारी है, यानी कि किसके मरने के बाद, हमारिएगा ना, कौन सी संस्था के समाप्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया और उस संस्था की सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट पा लिया। जिस प्रकार पिता के मरने के बाद कौन उसकी प्रॉपर्टी पाएगा, पुत्र इत्यादि, उसी प्रकार हमारा उच्चतम न्यायालय पाया। तो अब यही आपको कोरिलेट अच्छा करना है, उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है। तो बताइए, प्रिवी काउंसिल का उत्तराधिकारी है कि नहीं है, क्योंकि जो अपील अब प्रिवी काउंसिल में इंग्लैंड जाती थी, अब कहाँ जाएगी, भारत के सुप्रीम कोर्ट। दूसरा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय गठित हुआ था, जिसका नाम था फेडरल कोर्ट, यानी कि संघीय न्यायालय। और आर्टिकल 135 स्पष्ट बताता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, 135, कि जो फेडरल कोर्ट को शक्तियां प्राप्त थी, अब फेडरल कोर्ट चूंकि समाप्त हो गया और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर ली, तो फेडरल कोर्ट की शक्तियां किसको प्राप्त हो गई, सुप्रीम कोर्ट को। अगला, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई भारत में, ये उत्तराखंड जे में कई बार रिपीट किया है, गलत ना हो। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपका भारत में हुई है 28 जनवरी 1950, यानी कि 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी न मार कर आ जाइएगा, यही गलती होती है। संविधान लागू हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ, तो क्या मार कर आएंगे, 3-4 बार रिपीट किया क्वेश्चन, गलत ना हो, यही गलतियां होती हैं। 28 जनवरी 1900 कितना, 50। और सुप्रीम कोर्ट में मूल जजों की संख्या भी याद रखिएगा, 7+1 थी, यानी कि 7 अन्य जज थे, एक सीजीआई थे, तो टोटल कितने। तो मुख्य न्यायाधीश सहित पूछे तो 8, और मुख्य न्यायाधीश रहित पूछे उनके सिवाय, उनको छोड़कर तो 7। आजकल ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, रहित और सहित बताया जाएगा कभी। दूसरा देखिए, अभी सामान्य बातें चल रही हैं, कोई अनुच्छेद शुरू नहीं हुआ, सामान्य बातें ही अभी चलेंगी। दूसरा पॉइंट ये देखना है कि महासभा की मूल सदस्य संख्या, ओरिजिनल मेंबर कितने थे। तो फिर एक बार याद रखें समझते हुए, जो देश सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिए, साइन किए, और तत्पश्चात उन देशों की विधायिका ने या जो भी हो गवर्नमेंट ने उस चार्टर को अनुसमर्थित किया, रेटिफिकेशन किया, ओके किया, वे सभी देश आपका महासभा के फाउंडर मेंबर माने जाएंगे। तो कई दिन तो बताया गया कि मूल सदस्य यूएनओ के कितने थे, 51। तो फिर एक बार दोहराइए, कौन सा देश था जो बाद में साइन किया था चार्टर पर, पोलैंड। तारीख याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1945। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन भी, अब पीछे जो बताया गया उसको भी दोहराना है ताकि रिवीजन होता रहे, लोग भूले ना। और किस तारीख को यूएनओ चार्टर बन गया या अधिनियमित हुआ, निर्माण हुआ, तो 50 देश जे दिन साइन किए, वह डेट भी याद रखना है, 26 जून 1945। और किस तारीख को इसका अस्तित्व में आ गया, किस तारीख को ये बन गया, या यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो वह डेट कौन सी है, जिस दिन इसका गठन हुआ, 24 अक्टूबर 1945। सब लिखवाया गया है।
देखिए कब आपका स्थापना हो गई, 24 अक्टूबर 1945। तो यूएनओ डे कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को? हाँ रटे रहे, 24 अक्टूबर। 4-5 क्वेश्चन और कोरिलेट करके बताया गया, आगे चलिए। यानी कि महासभा या जनरल असेंबली के जो फाउंडर मेंबर थे, फिर एक बार याद रखिए 51 थे, इसमें कोई शक नहीं है। पूछ ले वर्तमान में कितना है, तो कल ही तो बताया गया कितने हैं वर्तमान में, 193। आगे देखिए, महासभा का मुख्यालय या हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो महासभा का जो हेड ऑफिस है, एक संस्था का हेड ऑफिस बताते हम चलेंगे। जो हेड ऑफिस है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो महासभा या जनरल असेंबली का हेड ऑफिस कहाँ है, रख कर जाना है, न्यूयॉर्क में। अगला देखिए, आपका महासभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये क्वेश्चन भी यूपीजे में आ चुका है, वह डेट याद रखना है। महासभा की जो फर्स्ट मीटिंग हुई, प्रथम बैठक हुई, वह जरूर याद रखिए आपका 10 जनवरी यानी कि 10 जनवरी 1946 को हुई, और ये लंदन में हुई थी, यानी कि न्यूयॉर्क में नहीं हुई। पहली बैठक कहाँ हुई, लंदन में। फिर एक बार याद रखिए भाई, डेट याद करना पड़ेगा, ये डेट याद रखिएगा कि महासभा की फर्स्ट मीटिंग या प्रथम बैठक कब हुई, तो याद रखिएगा डेट कुछ याद करना पड़ेगा कब हुई, तो 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई। अगला आइए देखा जाए, अगला क्वेश्चन पिछली बार ही बना है कि यूएनओ की किस संस्था को वर्ल्ड लेजिस्लेचर या विश्व विधायिका या विश्व संसद कहा जाता? तो जैसे कहा नहीं, मैं फिर बता दूं, है नहीं लेकिन कहा जाता है, फिर वही समस्या आ गई भाई। कहा जाता है का मतलब ये हुआ कि एक कल्पना की जाती है, वास्तविकता नहीं है। फिर एक बार इसको समझिए भाई, एक होता है एक्चुअल, एक्चुअल मतलब कि वास्तव में वह चीज मौजूद होना, और एक होता है डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, मानद, या कल्पित। कल्पित मतलब अनुमानित, अनुमानित मतलब कि आपका कल्पना कर लिया जाता है, फिक्शन कर लिया जाता है, यानी कि वास्तव में वो चीज होती नहीं बल्कि एक कल्पना कर ली जाती है कि ये बात सही है। जैसे कि एक कल्पना हम भी करवा रहे हैं, और वह कल्पना आपका ये है कि जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हैं, लोग पप्पू 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 कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह पप्पू नहीं है। आपका मोदी जी को लोग फेंकू 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 कहते हैं, जबकि वास्तविकता नहीं है। तो ये माना जाता है, समझ लिया जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ क्या रहती है। और तो उसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा अच्छे से जानना है कि वर्ल्ड लेजिस्लेशन किसको माना जाता है। तो क्या मारेंगे आपका, तो वह आपका मारना है महासभा। अगर आ जाए क्वेश्चन तब समझा जाता है। इसी पर 2-3 क्वेश्चन और बना लेना है। जो पिछली बार 2 क्वेश्चन ऐसा बना था कि विश्व न्यायपालिका किसे माना जाता है, तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। फिर कोरिलेट कर लेना है, विश्व कार्यपालिका किसको माना जाता है, तो सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल को। फिर क्वेश्चन को रिलेट कर लेना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजमेंट को कौन लागू कराता है, कौन निष्पादित कराता है, इजरा कौन कराता है, तो सुरक्षा परिषद। आगे बताया जाएगा, अभी तो पहला अंक चल रहा है। तो इन जो हम 4 क्वेश्चन बताए पिछली बार जाकर देखिए, इसमें से 2 क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। यही छोटी छोटी बातें पकड़नी। अगला देखिए,
अब महासभा की बैठक देखा जाए। जहाँ तक महासभा की बैठक की बात है, ये भी क्वेश्चन यूपीजे और जीएस में भी आ चुका है कि महासभा की नियमित बैठक या जो रेगुलर मीटिंग है वह कब होती है, तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से। फिर याद रखिए, प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से बैठक प्रारंभ होती है और आपका लगभग मध्य दिसंबर तक चलती है। यानी कि फिर इसको गलत ना हो कि महासभा की नियमित बैठक कब प्रारंभ होती है, तो सितंबर चल ही रहा है, तीसरा जैसे ही मंगलवार आएगा वैसे ही महासभा की बैठक क्या हो जाएगी। डेट नहीं देखना है, बल्कि प्रत्येक वर्ष आपका प्रत्येक वर्ष सितंबर के किस मंगलवार से पहले कि दूसरे कि तीसरे उसमें राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं या राष्ट्राध्यक्ष अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। सबको 193 देशों को बोलने का मौका दिया जाता है, तमाम बातें होती हैं। और इस बार फिर मोदी जी हमारे आ गया है, 1-2 दिन से आ रहा है कि मोदी जी यूएनओ की महासभा में जाएंगे और अपना स्पीच देंगे। भाई एक पंथ दो काज करना है, क्योंकि उधर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना है और इधर न्यूयॉर्क में जाकर क्या करना है, महासभा को संबोधित। अगला नियम आइए। अगला नियम ये आया कि एक देश अधिकतम कितने प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है, तो अभी बताया भी गया था कितने, 5। अगला देखिए, आपका जो महासभा होती है, जब प्रत्येक वर्ष उसकी आपका मीटिंग होती है, माने जब आपका उसका मीटिंग शुरू होती है, तो प्रत्येक वर्ष वह शुरुआती दौर में अपना एक अध्यक्ष चुनती है। यानी कि महासभा कितना अध्यक्ष चुनती है शुरुआती दौर में, प्रत्येक वर्ष एक, और 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसको याद करना पड़ेगा कि महासभा में कितने आपका उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, 21। क्यों चुने जाते हैं, ध्यान में रखिए। और इसी को संविधान से भी कोरिलेट करना है। हमारे लोकसभा भी क्वेश्चन आईएएस में भी बना है, उसको भी हमें कोरिलेट करना है। लेकिन सबसे पहले महासभा ने ये बता दिया जाए, तब हम संविधान में आएंगे। भारत के संविधान में महासभा में एक अध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष चुने जाते हैं बैठक के शुरुआत में, 21। अब ये उपाध्यक्ष करेंगे क्या, जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो वरीयता क्रम में होता है, सीरियल वाइज। ये नहीं रहेंगे तो दूसरा नहीं रहेगा तो कौन अध्यक्षता करेगा, तीसरा नहीं रहेगा तो चौथा नहीं तो, और इसी तरह से कितने चुने जाते हैं, तो रट कर जाइएगा कितने उपाध्यक्ष, 21। अब आइए थोड़ा भारत में बताइए, संविधान में भी आप लोगों की परीक्षा हो जाए भाई। देखिए आपका आईएएस में एक क्वेश्चन बना है संविधान में। देखिए आपका लोकसभा, पहले हम आते हैं लोकसभा जब माने गठन होता है नई लोकसभा का, तो उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है और 7 ऐसे मेंबर चुने जाते हैं जो अध्यक्ष के न रहने पर अध्यक्ष का काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बना है कि कितने लोगों का चुनाव होता है जो अध्यक्ष के न रहने पर अध्यक्ष का कार्य करेंगे, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 7। भाई एक तो अध्यक्ष हो गया और कितने लोग क्रम से, 7। यानी कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, नहीं तो ये लोग करेंगे जो 7 लोग क्रम से क्या किए गए हैं, चुने गए हैं। राज्यसभा में आ जाइए, राज्यसभा का सभापति कौन करता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति करता है।
तो उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो क्या राज्यसभा में काम नहीं होगा? होगा। उपसभापति करेगा, फिर अन्य लिस्ट बनती होगी। यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा, इसके लिए एक चार्ट बनाया जाता है लोकसभा में, कितने लोगों का, वह याद रखना है, कितने मेंबरों का, 7। अब इसी प्रकार आप सुप्रीम कोर्ट में भी देख सकते हैं और राष्ट्रपति का भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति देखिए, भारत का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? सभी लोग जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी न रहे तब कौन करेगा भारत के राष्ट्रपति के का माने? तो सुप्रीम कोर्ट का कौन? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति। याद रखे कौन करेगा। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बना है वो सतर्क रहना है। पहला कौन सा CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो राष्ट्रपति के कार्य माने राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता, तो वह जस्टिस हिदायतुल्लाह थे। रट कर जाइएगा, कौन थे? जस्टिस हिदायतुल्लाह। फिर बैक हो जाइए महासभा में। ये तो कोरिलेट करके भी चलता रहे ताकि 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको क्या करता रहे, मिलता रहे। आइए देखिए भाई, हिदायतुल्लाह नाम है। अगला देखिए आपका, जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि ये जनरल असेंबली की बात है आपका, मैंने अब आपका जनरल असेंबली के कार्य देखने हैं। कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब अनुच्छेद हम शुरू करेंगे डिटेल में और कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। यानी कि महासभा आखिर कार्य क्या करती है, पहले इसके कार्य पढ़ा लिया जाए। जब भी कार्य पढ़िएगा इन कार्यों का बंटवारा कर लेना है और देखिए कैसे हम बंटवारा कर रहे हैं और अच्छे से यहाँ समझना भी है। और आपका महासभा का जो कार्य होता है वह, उसके बाद आपका मतदान बैठक कराया जाएगा। महासभा का जो कार्य होता है वह कई प्रकार का होता है और एक एक कार्यों को हम देखते हैं। पहला कार्य हम बता रहे हैं आपका सामान्य कार्य। जहाँ तक सामान्य कार्य की बात है, जनरल पहला हम बता रहे हैं कौन सा कार्य, सामान्य कार्य। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, सामान्य कार्य जब भी पढ़िए तो आपका दो अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, आपका 10 और 12। देखिए कह करके, महासभा का सामान्य कार्य क्या है, इसके लिए आपका फिर हम बता दें 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं और इसको आपका अच्छे से देखना है। पहले कंसेप्ट बनाइए फिर एक बार देखिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर पीस बना रहे, सिक्योरिटी बना रहे, इसकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, प्राथमिक या शुरुआती जिम्मेदारी है, वह हमारे सुरक्षा पर वह जो सौंपी गई है वह सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। ये क्वेश्चन जीएस में भी आ चुका है, लॉ में भी आ चुका है। अनुच्छेद गलत न हो, यानी कि आगे पढ़ाया जाएगा, 1-2 दिन बाद आ ही जाएगा। यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 24 के तहत विश्व में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल की है। लेकिन आपका महासभा क्या कर सकती है, तो महासभा ऐसे मामलों पर विचार विमर्श कर सकती हैं जिन मामलों से महासभा को लगता है कि इस मामले से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जैसे कि वर्तमान समय में
सबसे अच्छा उदाहरण अफगानिस्तान है और निश्चित रूप से महासभा में इस बारे में विचार किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा न हो कि अफगानिस्तान टेररिस्टों का गढ़ बन जाए और विश्व के सारे आतंकवादी वहीं पहुँचे भी इस समय। इसमें कोई शक नहीं है। विश्व के जितने खूंखार आतंकवादी हैं धीरे धीरे कहाँ पलायन कर रहे हैं, एस्केप करते जा रहे हैं, कहाँ? अफगानिस्तान में। और ये न हो कि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग विभिन्न देशों में आपका उग्रवाद या बम विस्फोट के लिए किया जाए। निश्चित तौर पे जब महासभा की बैठक होगी तो इस मुद्दे पर तमाम देश अपना विचार रखेंगे और हो सकता है कि इस बार महासभा कुछ प्रपोजल या प्रस्ताव भी पास करे। तो आगे बताया जाएगा कि प्रस्ताव का क्या होगा, लेकिन अभी ये जानना है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरुआती जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की, वह सुरक्षा परिषद की है। अब आइए, जहाँ तक बात है अनुच्छेद 10 हमें देखना है। अनुच्छेद 10 ये बताता है कि महासभा किसी ऐसे विषय पर विचार विमर्श कर सकती है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यानी कि यही लेकिन कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है और यही पूछा भी जाता है। लेकिन अगर उस विषय पर आपका सुरक्षा परिषद पहले से विचार कर रही है तो महासभा को उस विषय पर विचार करने का पावर नहीं है। फिर एक बार इसको समझिए, गलती नहीं होगी। अब महासभा किसी विषय पर विचार नहीं कर सकती जब सुरक्षा परिषद उस विषय पर पहले से ही क्या कर रही है, विचार। यानी कि उस विषय पर कोई प्रपोजल पेंडिंग है, और कहाँ पेंडिंग है, सुरक्षा परिषद में। तब महासभा को पावर नहीं है कि वह उस विषय पर चर्चा शुरू कर सके। फिर एक बार लेकिन लगा देना है। लेकिन जिस विषय पर सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श किया जा रहा है, सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा भी उस विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। अब देखिए यहाँ जो बट और प्रोविजो लग रहा है उसी को फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि गलती यही होती है और काफ़ी अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर एक बार हम इसको बता रहे हैं दोबारा। सामान्यतः महासभा किसी भी विषय पर विचार कर सकती है लेकिन वह उस विषय पर विचार नहीं कर सकती जिस विषय पर कौन विचार पहले से कर रहा है, सुरक्षा परिषद। अब यहाँ क्वेश्चन एक और इसमें लगा देता है कि सुरक्षा परिषद की सहमति से विचार कर सकते हैं। तो हमने बताया है कि अगर सुरक्षा परिषद किसी विषय पर विचार कर रही है तो महासभा सुरक्षा परिषद की सहमति से यानी कि उसके ओके करने पर उस विषय पर विचार कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये 2 बार बताया गया, एंगल चेंज करके पूछा जा रहा है और आपका काफ़ी 3-4 ऑप्शन दे देगा, उलझा देगा। तो उलझना नहीं है, 2 बार बताया गया, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए समस्या कहाँ आती है। प्रस्ताव पास कराना है। चूंकि प्राथमिक जिम्मेदारी तो सुरक्षा परिषद की है, तो अब सुरक्षा परिषद के बारे में हल्का सा जानिए। सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? आपका 15, जिसमें कि 5 आपका परपिचुअल या शाश्वत या अस्थाई हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थाई। ये 5 जो मेंबर हैं इन्हें डबल वीटो का अधिकार प्राप्त है। डबल वीटो का मतलब ये हुआ कि 2 बार ये नकारात्मक मत
या निगेटिव वोटिंग कर सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रस्ताव पर ये 2 बार वोटिंग कर सकते हैं और आपका वो बताया जाएगा कैसे डबल वीटो होता है। और जैसे ही वीटो का प्रयोग होगा आपका सुरक्षा परिषद में तुरंत पढ़कर आइएगा। आपका आर्टिकल 111 भारतीय संविधान का राष्ट्रपति द्वारा वीटो हम बताएंगे। फिर आपका आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा वीटो और फिर राष्ट्रपति द्वारा वीटो आर्टिकल 201। और इसी से कोरिलेट कर लेना है वीटो का जन्मदाता देश कौन सा है, अमेरिका है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी तो उसको कोरिलेट किया जाएगा। लेकिन कब, जब सिक्योरिटी काउंसिल चलेगी तब। अभी बस आपको ये जानना है, मुख्य रूप से ये जानना है कि ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन 5 को डबल वीटो का अधिकार है, यानी कि 2 बार नकारात्मक मत दे देंगे। ये 5 महाशक्तियां हैं, ये जल्दी एक मत नहीं होती। तो देखिए अफगानिस्तान में ही एक मत नहीं है। आपका चीन और रूस किसका समर्थन कर रहा है, तालिबान का। अमेरिका भी आपका भाई उतना विरोध नहीं कर रहा है। अब एक ब्रिटेन हुआ, एक फ्रांस हुआ, यही 5 देश अस्थायी सदस्य हैं और 5 में से कुछ विरोधी हैं। यानी कि अगर इन 5 देशों में से कोई भी एक देश सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव पर निगेटिव वोटिंग कर देता है, वीटो का प्रयोग कर देता है, तो वह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद से पास नहीं हो पाएगा। जैसे कि उदाहरण एक फिर आइए भारत में, जो आपका मने मसूद अजहर का केस था, जिसमें कि 13 बार सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया था कि इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए। तो उस समय चीन से तनातनी थी, तो चीन हमेशा, मैं बता दूं, किसका प्रयोग करता था, वीटो का। और सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पास करने में क्या हो जाती थी, असफल। वो तो 13वीं बार जाकर पता ना उसका दिमाग क्या घुमा कि उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। और तब जाके, और वो भी आतंकवादी जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, कहाँ इस समय छुपा है, पाकिस्तान में। और जाकर अब तालिबानियों से मिल गया। वो तो आया था कि कंधार में क्या किए हैं, वो बरादर से मीटिंग किए हैं। तो भाई मीटिंग किए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को तो उड़ा नहीं देंगे, कहाँ आतंकवादी भेजेंगे, भारत में। यानी कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरा इस समय कहाँ है, भारत पर ही है। क्योंकि आपका ये भी याद रखिए, इसीलिए रोज मीटिंग सरकार करे। देखिए रोज पीएम, आपका सुरक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये वो रोज मीटिंग हो रही है कि अब क्या किया जाए। तो आगे बढ़ा जाए भाई। अब ये हुआ कि भाई सुरक्षा परिषद यदि वीटो के कारण भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विफल हो जाती हैं, तो महासभा क्या करे? क्या महासभा को अधिकार है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए? और क्या इसके लिए उसे पावर है कि नहीं, इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो महासभा ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया और वह शांति के लिए एकत्र होने, यूनिटी का प्रस्ताव, वही प्रस्ताव ज़्यादातर पूछा जाता है, उसकी डेट पूछी जाती है, आपका तत्पश्चात प्रपोजल नंबर पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक अन्य व्यू से थोड़ा कोरिलेट किया जाए, तब शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पास कराया जाए और उस प्रस्ताव में क्या बातें निकली उसको बताया जाए। लेकिन प्रस्ताव संख्या रट कर जाइएगा और डेट रट के जाना है, और किसने प्रस्ताव को पेश किया, कितना समर्थन मिला, ये सब रट्टा मारना है। लेकिन आपका प्राथमिक और द्वितीयक जिम्मेदारी पहले समझ लिया जाए।
एक बार और उसको आईपीसी से कोरिलेट करके फिर एक बार देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी। अब तुरंत आपका आईपीसी की धारा हम 99 को कोरिलेट करते हैं और सर हेनरी मेन का कोटेशन। किसका कोटेशन? अब ध्यान से यहाँ समझिए ताकि प्राथमिक और द्वितीयक जिम्मेदारी आपको पता लगे। देखिए व्यक्तियों के प्रॉपर्टी और बॉडी, यानी कि इसको कहते हैं आपका माने व्यक्तियों के बॉडी और प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं व्यक्तियों के जान और माल। जान और माल का मतलब आसान भाषा में हुआ व्यक्तियों के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करने की बताइए प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? भाई बता गया ना कि प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है। किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे शरीर और संपत्ति की रक्षा करे? राज्य की, स्टेट की। स्टेट सक्षम भी है, पुलिस रखा है, इतना बल रखा है, इसी दिन रात के लिए रखा है कि वह हमारे शरीर और संपत्ति की क्या करेगा? रक्षा। अब फिर यहीं सुरक्षा परिषद को कोरिलेट करिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा परिषद। अब फिर इसको दूसरे एंगल से कोरिलेट करिए 99 सीसी आईपीसी, जहां राज्य की सहायता उपलब्ध न हो वहां व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में वह सब कुछ कर सकता है जो उसे करना उचित लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी में विफल हो जाता है तो हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और हम अपनी प्रतिरक्षा स्वयं करेंगे, सेल्फ डिफेंस करेंगे। इसी को प्राइवेट प्रतिरक्षा कहा जाता है या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। सेम इसी तर्ज पर यदि सुरक्षा परिषद अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से मुकर जाए क्योंकि वीटो का प्रयोग हो जाए तो क्या महासभा इस विषय पर कार्यवाही कर सकती है कि नहीं, यानी कि इस जिम्मेदारी को निभा सकती हैं कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा निश्चित रूप से निभा सकती हैं। चार्टर में कहीं प्रावधान नहीं है, लेकिन महासभा ने बैठक की और बैठक के बाद आपका कह सकते हैं कि कुछ प्रस्ताव पास किया और उसी प्रस्ताव को हमें देखना है और उस प्रस्ताव का नाम है आपका शांति के लिए एकत्रित होने का सिद्धांत, यानी कि यूनिटी फॉर पीस रिजोल्यूशन। यूनिटी फॉर पीस रिजोल्यूशन यानी कि शांति के लिए संगठित होने या शांति के लिए एकत्रित होने का प्रस्ताव। अब देखिए जो महासभा में प्रस्ताव लाया गया ये पूछ सकता है, तो ये प्रस्ताव अमेरिका ने लाया और इसका जो अनुसमर्थन किया गया फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा। तो रटे रहिए ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? अमेरिका द्वारा। इसका अनुसमर्थन किसने किया था? तो ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। इस प्रपोजल के पक्ष में 52 मत पड़े, 5 मत विरोध में पड़े और 2 जो मेंबर थे महासभा के वह अब्सेंस थे, अनुपस्थित थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रपोजल के फेवर में कितनी वोटिंग हुई? 52। रटे रहिए। विरोध में कितने मत पड़े? 5। और कितने सदस्य गैर हाजिर रहे? तो 2। अब आपका डेट और प्रस्ताव संख्या जरूर याद रखिएगा, वहीं बार बार आपका पूछा जाता है कि शांति के लिए एकत्रित होने का प्रपोजल किस डेट को और किस सन में पास किया गया? तो 3 नवंबर 1950 यानी कि 3 नवंबर 1950। फिर एक बार बताया जाए भाई, ये एक डेट 4-5 बार रिपीट किया, थोड़ा अंडरलाइन कर मैंने इसको लिखवाएंगे हम।
लेकिन दिमाग में तो बैठाइए, वो पोथी पतरा काम नहीं करेगा। फिर बता दिया, जो आपका पोथी पतरा काम नहीं करेगा, यहाँ दिमाग में बैठाना पड़ता है। दो दो बार बताया जा रहा है कि शांति के लिए एकत्र होने का प्रस्ताव कब पास किया गया, तो 3 नवंबर 1950। और एक बार एलएलए में, जे में तो नहीं, एलएलए में प्रपोजल नंबर पूछ लिया था। तो प्रपोजल नंबर है 377, यानी कि आपका 377। प्रस्ताव संख्या कितना है? 377। अब महासभा ने आखिर क्या प्रस्ताव पास किया, इसमें वही प्रस्ताव आपका देखना है। आपका 5 प्रस्ताव महासभा ने पास किया। फिर एक बार देखिए, कितने प्रस्ताव पास किया? 5। जैसे ही 5 5 आए तो पहले 5 पर भी कोरिलेट करना है। अब थोड़ा व्यू चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में अचीव हो। जैसे ही 5 5 आए तो महासभा ने कितने मुख्य रूप से प्रस्ताव मैंने आपका ओके किया? 5। पाँचों हम बताएंगे, लेकिन आपका 5 जहाँ जहाँ 5 हो वहाँ वहाँ एक जगह एकत्र कर लेना है। तो बताइए, आईपीसी की धारा 141, आईपीसी की धारा 146, आईपीसी की धारा 149 और आपका डकैती यानी कि 391। 4 जगहों पर कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 5। तो अनलॉफुल असेंबली में व्यक्तियों की कम से कम कितनी संख्या? 5। राइट या बलवा में व्यक्तियों की कम से कम कितनी संख्या? अभी बिहार पूछा गया था और कई लोग गलत करके आ गए। बिहार में एपीओ में आया था, कई लोग गलत करके आ गए कि बलवा में व्यक्तियों की संख्या। तो कम से कम कितना? 5। आपका कॉमन ऑब्जेक्ट में यानी कि सामान्य उद्देश्य में व्यक्तियों की कम से कम संख्या 5 और डकैती में कम से कम 5। तो 5 इधर से एक याद रखना है। इसके बाद आपका जो एविडेंस में बनता है, साक्ष्य अधिनियम में बनता है आपका कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में 5 स्वर्णिम नियम, 5 गोल्डन रूल या पंचशील का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया? एविडेंस में ही बनता है 5 पर। फिर एक बार देखिए, एविडेंस में ये क्वेश्चन बना है, 5 पर हम चल रहे हैं कि 5 स्वर्णिम नियम यानी कि 5 गोल्डन रूल या पंचशील का सिद्धांत आपका किस केस में प्रतिपादित किया गया? तो केस गलत न हो, शारदा विरधि चंद्र शारदा के केस में। फिर याद रखे, किस केस में? शारदा विरधि चंद्र शारदा। इसको कोरिलेट करके इस बार लिखवा देंगे। अगला ये, फिर बैक होइए, आपका महासभा ने 5 आपका व्यू दिया, 5 बातें बताई इस संकल्प में। पहली बात ये है, और बार बार मैं बता रहा हूँ, कि यदि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विफल हो जाती है तो महासभा को हक होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करे, यानी कि जिम्मेदारी किस पर आ जाएगी? महासभा। लेकिन कब? जब सिक्योरिटी काउंसिल क्या हो जाए? विफल। दूसरा नियम यह आया कि महासभा ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी मीटिंग बुला सकती है, आपातकालीन बैठक बुला सकती है। कितने घंटे के अंदर? 24। यानी कि महासभा अपनी बैठक बुला सकती है शॉर्ट नोटिस देकर। तो कितने घंटे के अंदर बैठक बुला सकती है महासभा इस पर विचार करने के लिए? 24। तीसरा देखिए, आपका तीसरा ये आया कि 14 सदस्य
एक शांति पर्यवेक्षण आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि 14 सदस्य पीस का सुपरविजन करने के लिए आपका 14 मेंबरों का एक आपका कमीशन बनाया गया। किसके द्वारा? महासभा द्वारा। फिर आपका 14 सदस्य सामूहिक प्रयास समिति कलेक्टिव आपका माने प्रयास समिति बनाई गई और अंत में महासभा ने कहा कि सभी देश अपनी सेनाओं को तैयार रखेंगे और जैसे ही महासभा प्रस्ताव पास करेगी देश अपनी क्या देंगे लड़ाई के लिए? सेना। तो कितनी बातें पास की गई? 5। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका, फिर अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना है अगला क्वेश्चन आपका कि जब सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है तो ये महासभा बीच में कहाँ से आ गई? और महासभा को तो कहीं भी यूएनओ चार्टर में कहीं प्रावधान ही नहीं है कि ये भी बल का प्रयोग करवा सकती हैं या ये भी अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही हैं। तो इस विषय पर आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विवाद उत्पन्न किया गया, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि जब यूएनओ चार्टर में प्रावधान नहीं है तो ये कहाँ से आ गई? महासभा प्रस्ताव पास कर दी। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के कतिपय खर्चों के मामले में आपका इस प्रस्ताव को वैलिड माना। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन का मॉडल भी ज़्यादा देखिए कि शांति के लिए संगठित होने का जो प्रस्ताव महासभा ने पास किया था उसे किस केस में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वैध माना? किस केस में वैलिड माना? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 4 ऑप्शन देगा, 4 केस देंगे। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? कास्ट या खर्चा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को खर्चा देने के विवाद में डिस्प्यूट में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने शांति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव को क्या माना था? वैध माना, सही माना। यानी कि पूरा प्रस्ताव भी बता दिया गया, उसकी वैलिडिटी भी, और कितने प्रस्ताव पास किए गए? 5। फिर एक बार डेट जरूर याद रखिए। किसने प्रस्ताव पेश किया बताइए तो? कितने पक्ष में मतदान हुए? 52। विपक्ष में 5। तो कितने अनुपस्थित रहे? 2। और आपका किस तारीख को प्रस्ताव पास हुआ? रटना है, 3 नवंबर 1950। और आपका प्रस्ताव संख्या तक पूछा गया, कितना थी? और कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? 5। आपातकालीन बैठक कितने समय के अंदर? 24। तो इतना भाई याद रखेंगे। तब किस केस में इस प्रस्ताव को वैध माना गया? तो यूएनओ का क्या? खर्चा, कास्ट। तो बस खर्चा याद अगर रखेंगे तो ऑप्शन में आपको एक रहेगा खर्चा और 3 ऑप्शन अन्य रहेंगे। तो इस प्रकार महासभा का जो आपका सामूहिक उपाय करने का कार्य था वह समाप्त हो गया। अब आइए महासभा का जो अगला कार्य है वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल कार्य देखा जाए। दूसरा वित्तीय कार्य, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है। वित्तीय कार्य जब भी पढ़िए आप, भारत का संविधान देखिए भाई क्या हुआ, क्या देखिए कीड़ा है क्या? देखिए आप जब भी वित्तीय कार्य पढ़िए, फाइनेंशियल एक्ट पढ़िए, तो कम से कम भारत का संविधान तो याद रखिए। तो बताइए आपका जो बजट होता है, यानी कि जो बजट होता है उसका प्रावधान संघीय स्तर पर संविधान के किस अनुच्छेद में कई बार तो आया है? 112
यानी कि बजट का कहाँ प्रावधान है, अनुच्छेद 112। वहीं वित्तीय कार्य कैसे सरकार चलेगी, आय कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ व्यय होगा। तो क्वेश्चन जो बनता है ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के बजट को कौन पास करता है। पहला नियम तो यही आ गया, क्वेश्चन यही। इसमें देखिए ऑप्शन कैसे भर में आएगा, महासभा पास करती है, सुरक्षा परिषद पास करती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा, और महासभा की सिफारिश पर कौन, सुरक्षा परिषद। तो दिमाग अस्थिर करके जानना है, इसमें सुरक्षा परिषद का कोई रोल नहीं है। तो यूएनओ का बजट कहाँ पेश होता है, महासभा में। पास कौन करती है, महासभा। सुरक्षा परिषद न मार दीजिएगा, कौन करती हैं, जनरल असेंबली। कहाँ से इनकम आएगी और ये इनकम कहाँ कहाँ खर्चा की जाएगी, यही बजट होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा। अब यहाँ आपको एक और बात समझनी है कि कौन ये निर्धारित करता। देखिए आपका फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ चूंकि राज्यों का संगठन है और राज्यों ने ही इसे आपस में संधि करके गठित किया है, अतः संयुक्त राष्ट्र के पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं है कि नोट छाप के और कार्य करे। संयुक्त राष्ट्र संघ तभी कार्य करेगा जब आपका कह सकते हैं कि जो यूएनओ के मेंबर हैं वह यूएनओ को पैसा दें। तो कौन कितना पैसा देगा, इसका जो निर्धारण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, महासभा द्वारा। सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए दबदबा थोड़ा क्या रहता है, ज़्यादा। जो पैसा ज़्यादा देता है उसका दबदबा यूएनओ में ज़्यादा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बहुत भाई है आपका, और ब्रिटेन और फ्रांस अस्थायी सदस्य इसके पक्ष में रहते हैं, लेकिन इस विरोध में ज़्यादा कौन रहता है, चीन और कौन, रूस। तो चीन पहले पक्ष में अमेरिका का था, लेकिन रूस सबसे ज़्यादा विरोधी था। और एक क्वेश्चन और आया है जो सुरक्षा परिषद में हम बताएंगे कि सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग या नकारात्मक मत का प्रयोग अब तक किसने किया है, तो वह रूस ने किया है। क्यों, क्योंकि शीत युद्ध जब हो रहा था तो अमेरिका प्रस्ताव लाता था और हमेशा रूस क्या कर देता था, विरोध। लेकिन अब आपका एक और उसका विरोधी उत्पन्न हो गया, कौन, कोरोना के कारण, चीन। अब चीन भी अमेरिका के प्रस्तावों का क्या करने लगा है, ज़्यादा। एक और क्वेश्चन आज मिला कि सबसे अधिक बार वीटो या निगेटिव वोटिंग कौन किया है, तो 4-5 ऑप्शन देगा, क्या मार कर आएंगे, रूस। तो इस प्रकार आपका भी महासभा 1-2 दिन चलेगा, कल उल जाके खत्म होगा भाई आपका भी, क्योंकि आर्टिकल बताना है, अभी कार्य बताए जा रहे हैं। और एक कार्य हो जाए तो बैठक, वोटिंग, कैसे प्रस्ताव पास होगा, तो 1 या 2 दिन अभी लगेगा महासभा में। तो ये महासभा हो जाए, इसके बाद आर्थिक परिषद, सामाजिक न्यास्ता, सचिवालय, तब लिखवा जाएगा, क्योंकि 2 तो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आपका अभी 15 मिनट बाद भाई क्लास चलेगा 10:30 बजे से, बताया जाए। और 10:30 बजे से क्लास चलेगा एविडेंस का। थोड़ा हाँ